नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 10 का मॉडल सेट है मेरे पास, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उससे संबंधित ये बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। आप लोग के लिए साइंस का है, सेट 4 है। 3 सेट का तो हमने आंसर जारी कर दिया है अपना YouTube चैनल पर। ये चौथा सेट को मैं आज जारी करने जा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जनवरी में प्रथम शाब्दिक एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, उसमें आपको ये मॉडल सेट मदद करेगा। यानी कहने का मतलब कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जैक के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है। हम लोग अपने से बना करके नहीं दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का है। प्रथम शाब्दिक के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल में फिर से आपको बता दें कि आपको सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देना है, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है कुल 40 प्रश्न है, लेकिन वास्तव में 36 क्वेश्चन ही इस सेट में दिया गया है। 1.5 घंटे का समय रहेगा, फुल मार्क्स 40 रहेगा। सभी प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में इस चीज़ को बताते जा रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। अब आते हैं इसका पहला क्वेश्चन में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। फिर हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि ये समतल दर्पण है और यहाँ पर एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। आपतन कोण और परावर्तन के बीच 90 डिग्री का कोण। यहाँ यदि एक अभिलंब डाल दें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो इधर भी x इधर भी x, कहने का मतलब कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90, कटा देते हैं तब 45 डिग्री। x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। तो आंसर इसमें हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाले रेखाखंड को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि f का मान 16 सेंटीमीटर हो तो r का मान क्या होगा। f का मान यदि 16 सेंटीमीटर है तो r का मान हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। ये f है, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू हो जाएगा 2f, यानी 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। आंसर 32 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन ए। 4 नंबर का क्वेश्चन में किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में एक ही जगह है जहाँ पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वो सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस यानी फोकस बिंदु के बीच। 5 नंबर का में कहता है उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये। प्रत्येक सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए आप लोग गौर करिएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन है भाई, ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाएगा अपने अभिलंब, क्योंकि वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अपने अभिलंब की ओर जो झुक जाता है तो थोड़ा ऊपर वो उठा हुआ दिखाई देता है।
7 नंबर में, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होने वाले वक्रता केंद्र होना चाहिए आंसर। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है? तो वक्रता केंद्र। 8वां नंबर में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, एक जगह लाकर जमा करता है। 9 नंबर, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करता है वो करने वाले हैं परितारिका, आइरिस इसको बोलते हैं। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा, दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। क्वेश्चन नंबर 11 हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है। सीधा प्रतिबिंब तो नेत्र बनाता ही नहीं है, तो यहाँ पर डी होगा आंसर। जरा दूरदृष्टता होने का कारण क्या है? जरा दूरदृष्टता होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि समंजन क्षमता का घट जाना, आंसर डी। 13 नंबर में, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? 13 नंबर का आंसर ए, समंजन क्षमता उसको कहते हैं, ये होगा समंजन क्षमता। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? 14 नंबर का हम डायरेक्ट सी को देखते हैं। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 4H2O। यहाँ फेरस 3 है, फेरस इधर भी 3 है, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, तो आंसर होगा इसका सी। और 15 में कहता है कि दिए गए समीकरण में से किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? 15 में आपको बता दें सी का हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन संयोग कर रहा है और CuO से हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन संयोग कर रहा है और CuO से ऑक्सीजन वियोग कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम अभिकारक कहते हैं। 17 में देखेंगे अब हम। 17, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है। आंसर तो पहले ही बोल दिए हैं बराबर, तो यहाँ पर बराबर, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। CH4 + O2 बनाता है CO2 H2O और ऊर्जा बनाता है। तो 18 नंबर का आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ ऊर्जा जहाँ निष्कासित किया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम करेंगे। ये प्लस अम्ल लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, तो ये का मान जो हो जाएगा वो कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का हो या सोडियम बाइकार्बोनेट का हो, दोनों के लिए ये उपयुक्त है। सोडियम कार्बोनेट में भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, तो ये कार्बोनेट डायरेक्ट लिखा हुआ है इसलिए 19 का आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाता है? नीला पत्र नहीं डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, तो क्षार होना चाहिए, और इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर ए 20 का ये। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है? तो COSO4 5H2O में हो जाएगा। 21 नंबर का सी आंसर। 22 नंबर में कहता है ना कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए NaCO3 का उपयोग किया जाता है। NaCO3 यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर।
21 में जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन उसमें उपस्थित रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो बी नंबर का आंसर होगा। एक पदार्थ ए बी सी डी का पीएच मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, तो कौन सा पदार्थ क्षार है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षार है। तो किसका हो जाएगा? डी का। 14 है इसका, 24 नंबर का हो जाएगा आंसर डी। ये जो दिया हुआ है फिगर, इस फिगर में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस फिगर में हो जा रही है, ये चाइना से सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, आंसर बी। अगला देखते हैं, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले कौन से जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो जैव प्रक्रम होंगे वो श्वसन होंगे, आंसर होगा श्वसन। अब हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? जल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है, आंसर सी होगा, 27 का सी। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषक प्राणी है ये, 28 का आंसर प्राणी संपोषी नहीं, परजीवी पोषण नहीं, मृतजीवी पोषण, स्वपोषी तो होगा नहीं, परजीवी पोषण हो जाएगा, आंसर सी। तो आंसर इसमें सी करें। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन में लाइपेज उत्तरदायी है, लाइपेज होगा आंसर। 30 नंबर में कहता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य, 30 का ए आंसर। पौधों में 31 पढ़ रहे हैं, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, 31 का बी। किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसमें जनन हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है 33, इसमें जनन क्या दर्शाता है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन, ये आंसर हो जाएगा बी आंसर। अब आते हैं 34, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को हम कहते हैं अंकुरन। 35, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? गर्भाशय के ग्रीवा में निषेचन होता है, सी नंबर का आंसर। 36, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन, यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत संयंत्र को निम्न कौन सा कथन, इसमें जीवाश्म का उपयोग किया जाता है, इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है, गोबर का तो नहीं किया जाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो है ही है, तो यहाँ अनवीकरणीय लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा नहीं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ये भी नहीं होगा। ये तो संयंत्र निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का नष्ट होता है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। और 36 क्वेश्चन ये है, पहले ही बताए थे कि उसमें 40 क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन वास्तव में 36 क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा इस प्रकार सेट 5 कंप्लीट होता है, और सेट 5 के बाद अब हम सेट 4 कंप्लीट हो रहा है। अभी सेट 5 का क्वेश्चन हम जारी करेंगे, उसमें आप देख पाएंगे कि सेट 5 में किस प्रकार का क्वेश्चन है। फिर आप लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तब मैथ का भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब में जारी होगा।
आप उसको देख पाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।